चोर 5 थे, हंसी आई 6 छठे आप थे। बहुत हंस दिए थे, अल्लाह माफ़ करे, बेगम इसे दिल पे न लें, हम हंस पड़े थे। असल में वो 2.5 घंटे से मुसलसल रक्स कर रही थी वो खादमा उनके सामने। 2.5 घंटे से? हम देखेंगे। अच्छा। मैंने कहा भाई बंद करो ये रक्स। एक चीखा करने लगा नहीं। मैंने कहा भाई कोई खुदा का खौफ करो, नमाजी परहेजगार खातून है, 70 साल इनकी उम्र है। तो एक करने लगा चुप बे झूठे। मैंने कहा भाई क्या मतलब, चेमानी दारत। तो कहने लगे कि अबे पाकिस्तान में जो भी नाचती है उसकी उम्र 19 और 21 से ज़्यादा नहीं होती, तो 70 कैसे बता रहा है। भाई मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा साहब आप जीनियस हैं, छोड़ दीजिए अब इस बात को। फिर उन्होंने खादमा से कहा कि जाइए कुछ खाना पका के लाइए, खाने वाने का इंतज़ाम कीजिए। अब जिस दौरान मैं चोरों से नेगोशिएशंस कर रहा था, तब मैंने क्या देखा कि हमारी बेगम जो है उससे एक डाकू ने कहा कि तमाम जेवरात उतार दो। वो उतार रही थी। अब नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड द डेकॉइट्स। बेगम के जेवर उतर रहे हैं। इधर सास ने मौका गनीमत जाना, तुरंत गई कोने में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगी। नहीं तो उनका जेवर नहीं पहने हुई थी? कौन? सास पहनी भी थी ना। अब जाके उन्होंने क्या किया, मुसल्ले पे खड़े होने से पहले तमाम अंगूठियां अपनी उतारी और मुंह में डाल ली और फौरन नमाज शुरू कर दी। तो एक जो था वो लड़का उनमें से वो तुनक गया, कहने लगा भाई ये 2:45 बजे नमाज का कौन सा वक्त है रात के? हाँ। मैंने कहा भाई देखिए माफ़ कीजिए, ये चूंकि पहली दफ़ा नमाज पढ़ रही हैं इसलिए टाइमिंग की कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो गई है। अब क्या किया, अब मेरी नज़रें तो थी सास पे। अब जैसी वो गई सजदे में, उन्होंने क्या किया, सजदे में मुंह में सारी अंगूठियाँ निकाली और फ़ौरन कारपेट के नीचे डाल दी और यूँ सीधी हुई, सलाम फेरा और आ गई। अजीब वक्त गुजर रहा होगा आपका। बहुत असल में बात जब इस तरह की अलमान अलहफीज शकील यूसुफ पता नहीं कौन कौन, ये जब इस तरह की चोरियां घरों में जब होती हैं तो लोगों को मालूम होता है कि इनके 2 बेटे मुल्क से बाहर कमा रहे हैं। अरे नहीं साहब, हम तो माँ बाप हैं, हमें ये नहीं पता आज तक कि वो कमा रहे हैं, तो चोरों को कैसे पता चलेगा कि वो कमा रहे हैं। आपके बेटे मुल्क से बाहर हैं और आपको ये पता नहीं कि वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। हमें सिर्फ ये मालूम है कि मुल्क से बाहर है। वो भी इस तरह मालूम है कि जब उनकी कोई एक आध कॉल आ जाती है बाहर से, तब पता चलता है कि मुल्क से बाहर है, क्योंकि कॉलर आईडी के ऊपर कोई नंबर नहीं आता। ये है। हम बात कर रहे थे चोरी की। तो मैं क्या कोई इराक की बात कर रहा था? मैं भी चोरी ही की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि डाकू ने क्या किया, बेगम से हमारी कहा कि चाबियां हमारे हवाले करो। बेगम ने शराफत से चाबियां उनके हवाले कर दी। अब आपको कसम है, आप बताइए कि इस सिचुएशन में अगर आपकी सास होती और डाकू चाबी मांगता तो क्या करती? चाबी दे देती। माशाअल्लाह, ज़हीन ख़ानदान है आपका जी। अब हमारी जो सास है उन्होंने क्या किया कि चाबी लेके कमीज़ में छुपा ली और ऊपर से शाल ओढ़ ली। अब ये हरकत जो है, वन ऑफ द डाकू नोटिस्ड इट, देख लिया उसने कहा चाबियाँ दो। कहने लगी नहीं, चाबी तो मेरे पास नहीं है। कहने लगा शाल हटाओ। कहने लगी मैं नहीं हटाऊंगी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उसने शॉल खींची तो चाबियाँ सामने नजर आई। कहने लगी ये क्या है? तो हमारी सास कहने लगी पुलिस को फ़ोन करो। कहने लगा पुलिस को तो बाद में फ़ोन करूँगा। झूठी झूठ क्यों बोला? अब चाबी का गुच्छा चूँकि बहुत वजनी था तो वो सड़क के उनके पेट पे आके थोड़ी देर रुका, फिर टूटे हुए घूंघरों की तरह से छन करके ज़मीन पे गिर गया। उसने चाबी उठाई छोड़ने, वो कहा बुढ़िया आइंदा अगर बता इस तरह कोई बात की ना, झूठ बोला तो अच्छी बात नहीं होगी। एक अपने साथी को दिया उसने चाबियों का गुच्छा, कहा कि दूसरे कमरे में जाओ, तमाम चीज़ें समेट के ले आओ। वो तो चला गया। अब एक जो था उनमें से पिस्तौल लेके वहीं पे विराजमान हो गया। आपने उससे कुछ नहीं कहा? कैसे कहता भाई, पिस्तौल थी उसके हाथ में। ही वॉज हैविंग अ पिस्टल। मैंने खाली इतना पूछा कि साहबजादे ये शौक़ आपको कब पैदा हुआ? तो कहने लगा साले यहाँ औरतें खड़ी हैं, वरना मैं तुझे ऐसा जवाब देता कि तेरी टांगे जो हैं बाहर पड़ी हुई नजर आती। और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो आपकी बेगम और सास ने भी कुछ नहीं कहा उनसे? कौन? आपकी बेगम और सास ने भी चोरों से? बेगम तो बेचारी रोए जा रही थी और सास जो थी वो गई एक के पास, कहने लगी मुझे तुम्हारे बाप का नंबर चाहिए, टेलीफोन नंबर दो। तो मुड़ के सास से कहने लगा क्यों, तुम्हारे मियाँ मर गए हैं क्या? बस इस बात पे तो तुनक गई। कहने लगी तुम्हें तमीज़ नहीं है, और मुझसे कहने लगी कि ये तुम्हारे सामने बदतमीज़ी कर रहा है और तुम खामोश खड़े हो।
This was the situation in the nation to the rehabilitation of the contemplation. एक इंसान पे जो ये बात कर रहे हैं, क्या वक्त गुजर रहा होगा, जी इस वक्त का अंदाज़ा? नहीं, जब तक आपके घर में होगी नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा। बहुत टेंस सिचुएशन हो। जी जी, मुझे अंदाज़ा है, ये पूरा ड्रामा था एक। बिल्कुल फुल। तो जब तक आप उस हालत पे गौर करें, हालत पे गौर नहीं करें, जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे, यू कांट फील द पेन। ये एक दर्द है, ये एक कैफियत है। चोरी कोई चीज़ नहीं है, ये एक कैफियत है। दिस इज अ कैफियत, अच्छा, सिचुएशन। मैं अभी आपसे 5 मुलाकात थे, करता हूं। 5 जब जी 5 5 थे, मैं अभी आपसे मुलाकात करता हूँ, मैं ज़रा बात कर लूँ। आपको डांटना चाहिए था। वह कैसे डांटते हैं, उनके हाथ में पिस्तौल वगैरह था। हमारी बेगम ने जो है वो बहुत समझाया सास को, क्या खुदा के लिए खामोश हो जाइए। वो फिर भी खामोश नहीं हुई, तो एक डाकू कहने लगा मेरी सास से, कहने लगे खामोश होती है या तू हमेशा के लिए खामोश होना चाहती है? पिस्तौल दिखा के। पिस्तौल दिखा के। तो फिर मैंने डांटा उनको, सास को। बाकी चोर मैंने कहा खामोश रहिए आप, तब थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए। तो बाकी चोर कहाँ थे? बाकी चोर कहाँ थे? वो गए हुए थे हाक्स पे पिकनिक मनाने। वो किस किस्म के आप सवाल कर रहे हैं? घर में थे, चोरी कर रहे थे, चोरी ही करेंगे ना। वो दूसरे कमरों में से सामान समेट के लाके ड्राइंग रूम में ढेर कर रहे थे। अब जिस दौरान ये प्रोसेस चल रहा था, हमारी सास ने एक डाकू से पूछा, ए भैया तुम कहाँ के हो? कहने लगा मैं भोपाल का हूँ। तो कहने लगी भाई मैं भी भोपाल की हूँ, हम तो भोपाल के सारे लोगों को जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारे अब्बा का? तो डाकू ने सास से कहा, कहने लगे तुम्हारे मियाँ का नाम क्या? कहने लगी तसद्दुक हुसैन। तो डाकू कहने लगा वही हमारे अब्बा भी हैं। बस भाई इस पर तो चप्पल खींच के उन्होंने मार दिया। डाकू ने हवाई फायर कर दिया। तो हमारी सास को कुछ हो गया। तो डाकू कहने लगा शर्म नहीं आती इस उम्र में छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हो? तो कहने लगी भैया खौफ खतर की वजह से ये हुआ है। तो कपड़े तो माथे नहीं, कहने लगे जाओ कमरे में से जाके कपड़े ले लो। तो अब वो गई कपड़े लेने के लिए, वापस आई और मार चिल्ला रही हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तंग पजामा पड़ा हुआ है और उसका भी कमरबंद नहीं है। तो डाकू कहने लगे कि भाई यहाँ जो कपड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो ला के ड्राइंग रूम में सब ढेर कर रहे थे, कहने इसमें से निकाल लो। मेरी बेगम कहने लगी मैं निकाल लूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी कि हाँ निकाल लीजिए। अब जैसे ही एक शलवार कुर्ता हमारी सास के लिए हमारी बेगम ने निकाला, तो अब सास की सुनिए, कह रही हैं ये तो मैं नहीं पहनूंगी, इस पर स्त्री नहीं है। तो एक डाकू मुझसे कहने लगा अबे ये इस चिरान के साथ तू कैसे रहता है? मगर आपको मतलब इस वक्त भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला आप लोगों में था? बिल्कुल हम में नहीं था सेंस ऑफ ह्यूमर, हम तो डेड थे मेंटली। सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें था जिनके हाथ में पिस्तौल थे। ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर, दे वर आर्म्ड एंड डेंजरस। लोगों को भी ये किस्सा सुन के डर भी लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। फिर क्या हुआ? नहीं फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक अजीब व गरीब सिलसिला चला हुआ था। सामान सारा समेट के ड्राइंग रूम में लाके डाल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक डाकू ने कहा हमारी मुलाजमा से कि जाओ भाई खाने का बंदोबस्त करो, ले आओ खाना। उसने खाना लाके परोस दिया। अब जब खाना रख दिया सामने, तो वो हमारी जो नौकरानी है उससे एक डाकू कहने लगा कि रात को क्या खाना पकाया था? तो कहने लगी बड़ी बेगम साहिबा ने बैंगन का भुर्ता बनाया था। तो एक डाकू कहने लगा भाई ले आओ बैंगन का भुर्ता। दूसरा कहने लगा ये क्या होता है? तो हमारी सास कहने लगी ये दुनिया की सबसे लजीज डिश होती है बैंगन का भुर्ता, और तुम जाहिल क्या जानो बैंगन का स्वाद। वो कहने लगा अच्छा चुप रहो, लाओ बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ते का पहला निवाला जब एक डाकू ने लिया तो एकदम मुंह से उसके निवाला निकला, और उसने उठा ली पास पड़ी हुई पिस्तौल और सास के पास आके कनपट्टी पे लगाई पिस्तौल। कहने लगे कि दुनिया की बेहतरीन डिश अब तू खाएगी। सास कहने लगी कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊं। कहने लगे नहीं तू खाएगी। अब मकाल में चल रहे हैं, वो कहने लगा नहीं तुम खाओगी। कहने लगी भाई देखो हम दावत में से आए हैं, गले गले तक बिरयानी भरी हुई है, बेटा तू बैंगन का भुर्ता तू खा ले। कहने लगा नहीं तू खाएगी दुनिया की सबसे लजीज डिश। खैर साहब खुदा खुदा करके सास ने बड़ी मुश्किलों से पहला निवाला जब लिया तो खुद ही चीखें, क्या है तौबा तौबा, आज तो ये वाकई बड़ा बदमज़ा पका है, मेरा ख्याल है कोई मसाला डालना भूल गई। तो डाकू कहने लगा भूल ही नहीं है तू,
ये दुनिया की सबसे लजीज डिश आज तू पूरी ख़त्म करेगी। कहने लगे भैया रहम करो। कहने लगे कि तू खा। कहने लगी देखो मैं मर जाऊंगी। धोने वाले के बाद कहने लगी सास के मैं मर जाऊंगी। डाकू कहने लगा मरेगी तो तू बगैर खाए भी।